ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एटीपी प्रोडक्शन की बात की थी या ग्लाइकोलिसिस की जो नेट इक्वेशन है इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट आप लोग नेट जो आपकी इक्वेशन है उससे पहले आप इसके अंदर होने वाले एक्सपेंडिचर्स और इसमें जो आउटकम है इन दोनों को कंपेयर कर लो। जैसे अभी आपके पास जो बच्चों को इस चीज में भी कंफ्यूजन है, आप लोग एंजाइम्स को भी देखते जाओ कि किस एंजाइम ने एक्चुअली एटीपी को यूज किया है और कौन सा एंजाइम है जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो अगर हम प्रिपरेटरी फेज की बात करते हैं तो प्रिपरेटरी फेज में जो हम कहते हैं कि दो एटीपीज यूज होते हैं, उन एटीपीज को यूज करने वाले हमारे पास दो डिफरेंट एंजाइम हैं, जिसमें एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज है और ये कितने एटीपीज को यूज करता है, 1 एटीपी। दूसरी तरफ हमारे पास एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और ये भी कितने एटीपीज को यूज करता है, 1 एटीपी। और आउटकम की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब ग्लाइकोलिसिस एंड होती है तो जो प्रोडक्ट है पायरोवेट, पायरोवेट के साथ साथ हमारे पास जो है वो उसमें बाकी मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हम एटीपी की बात करते हैं और NADH की बात करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपके पूरे के पूरे इस केमिकल रिएक्शन में, इस पूरे के पूरे पाथवे में एक्चुअली वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि NADH को प्रोड्यूस करके देते हैं और वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। सो आपके पास जो NADH बनाने वाला एंजाइम है जो कि पे ऑफ फेज के अंदर यूज हो रहा था, ये प्रिपरेटरी फेज है और ये पे ऑफ फेज है। इसके अंदर पहला एंजाइम था आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, जिसने आपके जो ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थे, दो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंटर हुए थे ना ग्लाइकोलिसिस की पे ऑफ फेज में, इन्होंने दो NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए, DH प्लस प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। उसके बाद आपके पास एक दो काइनेजेस आए थे जिन्होंने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी पोटेंशियल था, एक तरफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था और दूसरी तरफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट था, उनका जो हाई एनर्जी पोटेंशियल था उसको फौरी तौर पे एटीपी में ट्रांसफर करके एटीपी प्रोड्यूस करा दिया। तो पहला आपके पास जो एंजाइम था इट वाज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, और ये भी डेफिनेटली दो एटीपी प्रोड्यूस करेगा बिकॉज आपके पास पे ऑफ फेज में रिएक्शन ट्वाइस चल रही है। और जो लास्ट आपके पास एंजाइम था इट वाज पायरोवेट काइनेज, और पायरोवेट काइनेज ने फॉस्फोइनोल पायरोवेट का जो हाई एनर्जी बॉन्ड से उसमें से रिलीज होने वाली एनर्जी को एडीपी में ट्रांसफर किया था और फाइनली आपको दो एटीपीज बना के दे दिए। इट मींस कि पायरोवेट के अलावा ग्लूकोज से जो पायरोवेट का बनना है, हम ग्लाइकोलिसिस में जो नेट आउटपुट कहते हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर इज कन्वर्टेड टू द 2 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरोवेट। तो ये 2 पायरोवेट्स के अलावा बाकी आप जो है जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं या जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो कि आप उनके एंजाइम्स, जिन एंजाइम्स ने वो प्रोड्यूस किया, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया उसको देखो और फाइनली आप एक नेट इक्वेशन को कैलकुलेट करो। अब लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह से एक नेट इक्वेशन निकाली थी कि ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली, अब मैं यहाँ पे अगर नेट इक्वेशन लिखती हूँ कि आपका जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये जब आप लोग पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पढ़ेंगे तो हर एंजाइम की स्पेशलिटी आपको पता होनी चाहिए। ये पूछा भी जा सकता है कि उन एंजाइम्स को हाईलाइट करें जहाँ पे एटीपी बनता है या जहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है। सो नेट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि 2 NAD प्लस को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास नेट गेन 2 ATPs का है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा, ठीक है। सो फाइनल आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स में 2 पायरोवेट्स बनेगी जो कि एक मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस हो रही है, 2 NADH प्लस 2 प्रोटॉन, 2 ATPs और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है कि इससे कौन रिलीज करता है, इनोलेज एंजाइम। सो हर एंजाइम की जो स्पेशलिटी है कि क्या वो फॉस्फेट ग्रुप को यूज कर रहा है, वाटर को रिलीज कर रहा है, एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, मैग्नीशियम को ऐसा कोफैक्टर यूज कर रहा है, इसके साथ आपने ग्लाइकोलिसिस की प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे, लेकिन इन चीजों को अगर आप लोग करोगे तो बिलीव मी आप लोग ग्लाइकोलिसिस को बड़ी अच्छी तरह से आपकी जो है ना उस पर कमांड हो जाएगी।
लास्ट लेक्चर को मैंने एंड किया था और मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि आपके पास अगर किसी सेल के अंदर एनएरोबिक मोड में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, यानी उस सेल में, आप इसमें अपनी बॉडी के सेल्स की एग्जांपल लें कि जब हम हाई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे मसल्स का ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी मसल्स की वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर हमारी जो बॉडी के मसल सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म एरोबिक मेटाबॉलिज्म से किस पे शिफ्ट हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हो गया। अगर आपका मेटाबॉलिज्म एरोबिक से एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हो गया या रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हो गया, इट मीन्स कि देयर विल बी नो टीसीए साइकिल, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फ्यूल के पास सिर्फ एक ही पाथवे अवेलेबल है, वो है ग्लाइकोलिसिस, बिकॉज इसमें कोई ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं। बाकी दो पाथवेज जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। ऐसा ही है ना, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो है वो इस टाइम मोड एक्टिव है, तो इट मींस कि पीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो रही, और आपके पास जो एनएडीएच को रीजनरेट करने वाला प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यानी NaDH के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को जाके कहीं पे डोनेट करे, उसके बाद Na+ में कन्वर्ट हो और Na+ आपको एज अ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज सेलुलर सिस्टम के अंदर देयर इज अ फिक्स्ड पूल और द फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ Na+। सपोज आपके पास 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है, ये एक्चुअली एक आपका जो है वो, आप इसको कोएंजाइम कहते हैं, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली से बिलोंग करता है, कि आपकी जो B1 विटामिन है उससे नियासिन प्रोड्यूस होता है, नियासिन Na++ बना देता है। सपोज उसने 0.5 मिलीमोलर बना के रख दिया है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, 0.1 मिलीमोलर यूज हो गया, कन्वर्ट हो गया रिड्यूस फॉर्म, 0.2 मिलीमोलर यूज हुआ, रिड्यूस हो गया, 3, 4 एंड अल्टीमेटली जितने का जितना आपके पास Na+ अवेलेबल था वो सारा रिड्यूस फॉर्म में जमा होना शुरू हो गया, और आगे कोई ऐसा पाथवे भी नहीं है जिसके थ्रू ये वापस NaDH से Na+ में कन्वर्ट हो। क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि NaDH जो रिड्यूस्ड है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं या टीसीए साइकिल में बने हैं, वो दोबारा से अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तभी आएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो ही नहीं रही तो इस केस में आपके Na+ की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल था वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। इस केस में ग्लाइकोलिसिस की जो आप कह लें कि एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। सो सेल किस तरह से इस एफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल, वेरी गुड। आपके पास सेल्स ने सरवाइव भी करना है और सर्वाइवल के लिए चाहे उन्हें कम एटीपी मिल रहा है, ग्लाइकोलिसिस से मिलने वाले एटीपी की अमाउंट टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनने वाले एटीपी से बहुत कम है, जिसमें 30 to 32 एटीपी बनते हैं। लेकिन बेशक अमाउंट कम है, लेकिन किसी तरह से एनर्जी मिल तो रही है ना। तो अगर उस मूवमेंट में सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो गया है, तो सेल्स ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो Na+ को रीजनरेट कर दें, ताकि कम से कम जो एक प्रोसेस हो रहा है वो तो होता रहे, जो दो एटीपीज बन रहे हैं वो तो बनते रहे। इस केस में सेल्स क्या करते हैं, जो पायरोवेट बनता है उसको फर्दर फर्मेंट कर देते हैं, या तो अल्कोहल में या फिर उसे लैक्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स वाई जो एनाएरोबिक हमारे पास रेस्पिरेशन है उसको समटाइम्स हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। पायरोवेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल या लैक्टेट में। इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि इस फर्मेंटेशन का मकसद क्या था, Na+ को रीजनरेट करना। अगर पायरोवेट लैक्टेट या अल्कोहल में कन्वर्ट ना होता तो ग्लाइकोलिसिस रुक जानी थी, बिकॉज Na+ में रीजनरेट नहीं होना था। अभी थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से इस पॉइंट पे आऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस केस में आपके पास फिर जब फर्मेंटेशन होती है तो जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की नेट गेन है या नेट इक्वेशन है वो कुछ हद तक चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी बच्चों,
बताई है और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया है कि NAD+ रीजनरेट किस तरह से होगा अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। एरोबिक कंडीशंस में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ मेजर सोर्स जो कि NAD+ को रीजनरेट करती है, लेकिन अगर किसी मूवमेंट में आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फेवर कर रहे हैं, तो उस केस में पायरुवेट से लैक्टेट या अल्कोहल का बनना वो प्रोसेस है जो कि NAD+ को रीजनरेट करेगा, और इसे मैं अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने अभी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा है, और ग्लाइकोलिसिस में हमने ये चीज पढ़ी है कि आपका ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है जो कि फाइनली कन्वर्ट होती है इनटू दी पायरुवेट। लेकिन अगर हम अपनी डाइट देखें तो हम डाइट में ग्लूकोज के अलावा कुछ और मोनोसेक्राइड्स का भी इंटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, देयर इज एन एंजाइम लैक्टेज जो कि इसको इसके दो ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, वन इज ग्लैक्टोज एंड सेकंड वन इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज की तो बात नहीं करते बिकॉज ग्लूकोज का हमें पता है कि वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकती है। ग्लैक्टोज के साथ क्या होगा? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, सुक्रोज भी एक डायसैकेराइड है, इसकी भी जब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज, तो आपके पास एक तरफ ग्लूकोज बनेगा और एक तरफ फ्रुक्टोज बनेगा। अगेन ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकता है, अगर ग्लाइकोलिसिस में नहीं भी होगा तो किसी दूसरे पाथवे में चला जाएगा, लेकिन फ्रुक्टोज के साथ क्या होगा? ठीक है, की बात करते हैं, यानी मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ हमारी डाइट में ग्लूकोज के अलावा जो नॉन ग्लूकोज शुगर्स होती हैं वो किस तरह से ग्लाइकोलिसिस में एंटर होती हैं या वो किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। व्हाट आर द फेट्स ऑफ द शुगर्स अदर देन ग्लूकोज? ग्लूकोज का तो पता है ना, लेकिन ग्लूकोज के अलावा बाकी शुगर्स जो है वो किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होती है। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जितनी भी शुगर्स ग्लूकोज के अलावा हैं वो ग्लाइकोलिसिस के किसी ना किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगी और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंटर होंगी। एग्जांपल लेते हैं ग्लैक्टोज की, और इस चीज को थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने अपनी डाइट में लैक्टोज को इंटेक किया और लैक्टोज के थ्रू आपकी जो सेल्स हैं उन तक ग्लैक्टोज पहुंच गया, ठीक है। अब सेल्स ने इस ग्लैक्टोज के साथ क्या करना है? देयर इज एन एंजाइम ग्लैक्टोकाइनेज। सपोज एक पर्टिकुलर सेल में ग्लैक्टोज आया है और इसमें ऑलरेडी जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ग्लैक्टोज जैसे इस सेल के अंदर एंटर हुआ है ये किसी ना किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलिसिस के, लेकिन डेफिनेटली इसको ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। सो ग्लैक्टोज के केस में जो पहला एंजाइम है जो इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ग्लैक्टोकाइनेज। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइनेजेस, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3 एंड 4। ठीक है, कुछ हेक्सोकाइनेजेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। कुछ हेक्सोकाइनेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ ग्लैक्टोज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें हम ग्लैक्टोकाइनेज कहते हैं। और कुछ हेक्सोकाइनेजेस ऐसे हैं जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज या किसी भी हेक्सोज शुगर को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअली इन 4 काइनेजेस में जो डिफरेंस है वो इनकी सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी, स्पेसिफिसिटी, इन पैरामीटर्स की बेस पे डिफरेंस है। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ काइनेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस काइनेज? ये काइनेज यूजुअली ग्लैक्टोकाइनेज और फ्रुक्टोकाइनेजेस हेक्सोकाइनेज के मुकाबले में कार्बन नंबर 1 की फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप हेक्सोकाइनेज की बात करते हो तो हेक्सोकाइनेज हमने कहा कि वो एंजाइम है जो कि किसी भी 6 कार्बन शुगर की 6 पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कराता है। बट galactokinase एंड fructokinase these are the 2 kinases जो कि ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, और इस केस में जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी इट विल बी galactose 1 phosphate।
ओके, पहला एंजाइम तो मिल गया कि ग्लैक्टोकाइनेज था और इसने ग्लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, लेकिन ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट तो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट नहीं है ना। अब सेकंड आपके पास एक और एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को यूज करता है। एक ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट को यूज करता है और दूसरी तरफ है आपके पास यस यूडीपी ग्लूकोज। मतलब इसी को देखिएगा और उसके बाद मैं स्लाइड से आपको बताती हूँ। एक तरफ ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट है और दूसरी तरफ है आपके पास यूडीपी ग्लूकोज। ये दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को एंजाइम यूज करेगा और ये एंजाइम एक्चुअली एक ट्रांसफरेज एंजाइम है। अब मैं इसका नेम लिख रही हूँ कि दिस एंजाइम इज एक्चुअली यूडीपी ग्लूकोज, आगे कॉलन लगा रही, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। इसके नेम को समझिएगा पहले कि दिस इज एन एंजाइम जो कि यूडीपी ग्लूकोज को एज अ डोनर यूज करेगा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट को एज एन एक्सेप्टर यूज करेगा और जो यूरिडाइल ग्रुप यानी यूरिडीन कंटेनिंग जो ग्रुप है यूडीपी उसको ट्रांसफर कर देगा ग्लैक्टोज के ऊपर। यानी दिस इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूरिडाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसे उठा के इस पे ट्रांसफर कर देगा और फॉस्फेट ग्रुप को उठा के इस पे ट्रांसफर कर देगा। सो एक्सचेंज रिएक्शन के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अब फॉस्फेट ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया और यूरिडाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया तो आपके पास एक तरफ प्रोडक्ट आएगी यूडीपी ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। समझ आई इस बात की? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैक्टोज था जिसमें एंजाइम ग्लैक्टोकाइनेज ने वर्क किया एंड ग्लैक्टोकाइनेज इज हाईली स्पेसिफिक कि ये कार्बन नंबर 1 की फॉस्फोराइलेशन कराता है और आपके पास प्रोडक्ट है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट। सेकंड एंजाइम इज एक्चुअली यूरिडाइल ट्रांसफर एंजाइम। मैं बता रही हूं ना, सेकंड एंजाइम में मैंने कहा है कि उसकी दो सबस्ट्रेट्स हैं और उन दोनों सबस्ट्रेट्स में उसने कुछ ग्रुप्स का ट्रांसफर कराना है। एक तरफ यूडीपी ग्लूकोज है और दूसरी तरफ ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट है। यूडीपी ग्रुप को ग्लैक्टोज में ट्रांसफर कर देगा और फर्स्ट फॉस्फेट को ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देगा। सो प्रोडक्ट विल बी यूडीपी ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। नाउ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी तो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट नहीं है, बट वी हैव एन एंजाइम म्यूटेज एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप की रीअरेंजमेंट करवा देता है। याद है आप लोगों को हमने ग्लाइकोलिसिस में एक म्यूटेज पढ़ा था जिसने 3 फॉस्फो किसको किया था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया। आइसोमेरेसिस फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है, एल्डो को कीटो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन म्यूटेसिस जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो ग्रुप्स हैं एक्टिव ग्रुप्स उनको ट्रांसफर करते हैं। सो अगेन हमारे पास अब यहाँ पे जो थर्ड एंजाइम है, नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज म्यूटेज। फॉस्फोहेक्सोज म्यूटेज और ये इसकी म्यूटेशन करवा इसकी जो रीअरेंजमेंट करवा के इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन एंटर इनटू द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपके जो बाकी शुगर्स हैं ग्लूकोज के अलावा वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर नहीं हो सकते, वो भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास अगर ग्लैक्टोज को आप ग्लाइकोलिसिस में फ्यूल करना चाहते हो, उसमें ऐड करना चाहते हो, तो आपके पास 3 एंजाइम्स होने चाहिए। ग्लैक्टोकाइनेज होना चाहिए उस सेल के पास, उस सेल में यूडीपी ग्लूकोज ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज होना चाहिए और उसमें फॉस्फोहेक्सोज म्यूटेज होना चाहिए। अगर किसी डिसऑर्डर की वजह से, अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनमें से कोई एक एंजाइम बनना रुक जाता है तो उस पर्सन के अंदर ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज हो जाएगी कि वो ग्लैक्टोज को जो है वो फ्यूल नहीं कर सकता या ग्लैक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। ग्लैक्टोज के बाद अब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, और फ्रुक्टोज कहाँ से आई थी हमारे पास, सुक्रोज से आई थी, ठीक है। अगर आपकी डाइट में आपने शुगर कंज्यूम की है, आपकी शुगर के अंदर इट इज आर डायसेक्राइड जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो चले एंटर हो गई ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन सेल फ्रुक्टोज के साथ क्या करेगा। फ्रुक्टोज के केस में आपके पास दो पाथवेज हैं। फ्रुक्टोज दो मैकेनिज्म के थ्रू ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकती है और मैं दोनों पाथवेज को साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आपके पास सेल में फ्रुक्टोज है। देयर आर टू एंजाइम्स जो कि इस फ्रुक्टोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। द सेम हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता था, यही हेक्सोकाइनेज जो है, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि आपके कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें हेक्सोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज को यूज नहीं करता बल्कि बाकी हेक्सोजेस को भी एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकता है। सो दिस हेक्सोकाइनेज, because this hexokinase is specific for the 6th position, तो इससे जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी इट विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बड़े आराम से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सके। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। लेकिन समटाइम्स सेल्स में फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज के अलावा एक और भी एंजाइम है, एंड दिस एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द फ्रुक्टोज, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, अगर हेक्सोकाइनेज है तो हेक्सोकाइनेज ने यहाँ से फ्रुक्टोज को लिया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगी। लेकिन अगर इस मोमेंट में आपके पास जो है वो फ्रुक्टोकाइनेज स्पेसिफिक सेल में अवेलेबल है और हेक्सोकाइनेज इस टाइम ग्लूकोज मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन करा रहा है, तो ये फ्रुक्टोकाइनेज क्या करेगा, ये फ्रुक्टोज की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करा के इसको फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट पे सेकंड एंजाइम जिसने वर्क करना है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एल्डोलेज एंजाइम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे पहले भी आपने एक एल्डोलेज पढ़ा है और वो एल्डोलेज यहाँ पे था जिसने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की क्लीवेज कराई थी बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, और दोनों प्रोडक्ट्स में से एक कीटोन बना दी थी आपके पास और एक कीटो शुगर और एक एल्डो शुगर। कीटो शुगर में भी फॉस्फेट था, एल्डो शुगर में भी फॉस्फेट था, लेकिन अब जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बिसफॉस्फेट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट है। वो फॉस्फेट किस जगह पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। सो अब अगर हम इस पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है इसकी हम हाइड्रोलिसिस को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि आपके पास अब जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एक प्रोडक्ट फॉस्फोराइलेटेड होगी और दूसरी प्रोडक्ट जो है उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। लाइक यू कैन सी हियर कि दिस इज द फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जिसमें आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, अगेन कार्बन 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। और हमने ग्लाइकोलाइसिस में ये चीज पढ़ी थी कि आपकी जो फर्स्ट 3 शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को प्रोड्यूस करती हैं, और जो कार्बन 4, 5 और 6 है इससे एक्चुअली आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनती है। सो अगेन अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीव होता है, आपके पास अब जो दो प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें डिफरेंस ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे। लेकिन जो आपके पास सेकंड प्रोडक्ट है ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज नॉट इन इट्स फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म बिकॉज़ इस केस में 6th पोजीशन के ऊपर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। तो आपके पास एक तरफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गई, दूसरी तरफ ग्लिसरल्डिहाइड बन गई। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकती है? कैसे? ट्राइलोज फॉस्फेट आइसोमेरेज अगर इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दे तो ये ग्लाइकोलाइसिस की पे ऑफ फेज में एंटर हो सकती है, बट ग्लिसरल्डिहाइड एंटर नहीं हो सकती। तब तक एंटर नहीं हो सकती जब तक इसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ना अटैच किया जाए। इस केस में वी हैव अनदर एंजाइम जो कि आपकी ग्लिसरल्डिहाइड की थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट लगाता है जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 काइनेज कहते हैं, ठीक है, और ये इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज हाउ कि आपके पास जो फ्रुक्टोज है या जो ग्लैक्टोज है वो किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होती है। अब अगर ये डायग्राम आप देखते हो जो ग्लैक्टोज की मैंने बताई है तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी जो भी मैंने बताई थी? यस तो बोले कम से कम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस है वो डाइटरी शुगर्स की हाइड्रोलिसिस से किस तरह से डिफरेंट है। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट समटाइम्स हमें लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो हम डाइट में स्टार्च को कंज्यूम करते हैं प्लांट से,
उस स्टार्च में कौन सा मोनोमर प्रेजेंट होता है और कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है? 1,4 ओके। सपोज आप एक तरफ आपकी डाइट में स्टार्च ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपके लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन पड़ा है। पहले तो आप सबको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड का आइडिया है? यस, की आवाज बहुत कम है। Suppose this is a starch और स्टार्च में जैसे आप कह रहे हो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरह से होगा। ये आपके पास शुगर है और इसका ये वाला एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड है, बिकॉज इस तरफ आपके पास किसी भी किस्म का जो है वो एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री नहीं। ये वाला कार्बन एटम जो है ये फ्री है एंड दिस इज नॉट एनोमेरिक कार्बन। दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे भी देयर इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इधर भी आपके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है ना, कि है? ठीक है, ये एंड आपका रिड्यूसिंग हो गया जहां पे आपका फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन फ्री है एंड दिस एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब पहले तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। स्टार्च के केस में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी, सॉरी यहाँ पे जो पहले आप लिंकेजेस की बात करते हो, दीज आर दी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए हम सब जानते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और हमारी जो बकल कैविटी है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम अवेलेबल है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। वाटर को यूज करता है और बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी जिस ग्रुप ने ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और द कंडेंसेशन रिएक्शन अपना OH ग्रुप रिलीज किया था उसे OH प्रोवाइड कर देगा, जिसने प्रोटॉन रिलीज किया था उसे प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा। इट मींस कि एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर आप उसे अमाइलेज से ब्रेक करना चाहते हैं आपको कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। क्या ऐसा है? ठीक है। हाइड्रोलिसिस इज द मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका जो डाइटरी पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी क्लीवेज होगी या उनकी आप कह लेंगे ब्रेकेज होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। लेकिन अगर आप ग्लाइकोजन की बात करते हो तो ग्लाइकोजन में भी सेम यही चीज है कि आपके पास ग्लाइकोजन एनिमल सेल में प्रेजेंट है। डिफरेंस हम यही कहते हैं ना कि ग्लाइकोजन इज एक्चुअली एनिमल स्टार्च, एनिमल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन इसके अंदर उसी किस्म का ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है और वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि स्टार्च के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा ब्रांचिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो इनके मोनोमर्स हैं, जो इनमें लिंकेजेस हैं, वो दोनों के अंदर सेम है। स्टार्च के अंदर भी सेम है और ग्लाइकोजन के अंदर भी सेम है। क्या आप लोगों ने इससे पहले किसी कोर्स में ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस में यूज होने वाले एंजाइम का नेम पढ़ा? बिल्कुल, फॉस्फोराइलेशन होती है। यहाँ पे अमाइलेज वर्क नहीं करता। यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपके डाइटरी पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके लिए जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है और वो मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म है। लेकिन जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं जो सेल के अंदर स्टोर हुए हैं वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक नहीं होते। अगर स्टार्वेशन कंडीशन में लिवर ने यहाँ से ग्लूकोज को निकालना है तो पहली बात ये कि उसने अमाइलेज को यूज नहीं करना, उसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को यूज करना है। अमाइलेज हाइड्रोलिसिस करवाता है लेकिन जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये पायरोलाइसिस करवाता है, यानी सॉरी फॉस्फोराइलाइसिस करवाता है, यानी ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बाय एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरोलाइसिस, लाइसिस ऑफ अ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस ऑफ अ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो डाइटरी जो आपके पास पॉलीसेकेराइड्स हैं वो हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म से उनकी क्लीवेज होगी और उसमें एंजाइम अमाइलेज यूज होगा। लेकिन जो आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं ग्लाइकोजन, बेशक उनके अंदर लिंकेजेस भी सेम है
लेकिन उसमें यूज होने वाला एंजाइम भी डिफरेंट है और उसका जो क्लीवेज मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिसिस नहीं है, वो फॉस्फोरोलाइसिस मैकेनिज्म। और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरोलाइज एंजाइम है ये हमेशा नॉन रिड्यूसिंग एंड से बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करता है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग एंड से एक ग्लूकोज को निकालेगा, फिर दूसरे को निकालेगा, तीसरे को निकालेगा और इस तरह से वन बाय वन ग्लूकोज की क्या करता जाएगा, क्लीवेज करता जाएगा। अब आपके ख्याल में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में भी हाइड्रोलिसिस हो जाती, एक ही एंजाइम होता, एक ही मैकेनिज्म होता क्योंकि बॉन्ड एक तरह का है। लेकिन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलिसिस की बजाय फॉस्फोरोलाइसिस को प्रेफर करते हैं। इस चीज को आपने देख के आना है, थोड़ा सा पढ़ के आना है। बिल्कुल, इसका कुछ हद तक मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि अगर ये रिलीज होगा ग्लूकोज, दोबारा से सेल में एटीपी को यूज करना है, उसकी फॉस्फोराइलाइसिस करवानी है, ठीक है, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे वो फॉस्फेट बच जाएगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि एटीपी जो है वो क्यों यूज करते हैं, तो बजाय इसके कि दोबारा से एटीपी को यूज किया जाए और सेल उसको जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करे, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ही वो अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये एंजाइम यूज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जो कि आपकी जो ग्लाइकोजन की नॉन रिड्यूसिंग एंड है, दिस नॉन रिड्यूसिंग एंड वहां से ग्लूकोज को ब्रेक करता है, लेकिन ग्लूकोज को ब्रेक करके ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इसने फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करा दिया। सो अब यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट का एक पर्पस तो ये हुआ कि आपके पास ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर ही रहेगा, सेल से बाहर नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस ग्लूकागोन रिलीज ना, तब तक लीवर इसको ब्लड में पास नहीं करेगा। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे अटैच हो रहा है। सो आपके इस जो कार्बन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप को ये एक तरह से आप कह लें कि एक्टिवेट भी कर रहा है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या जो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स हैं वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होते हैं, बिकॉज उस केस में आपके पास एनर्जी किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर कंजर्व भी रहती है। सो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो बॉन्ड ब्रेकेज के बाद एनर्जी रिलीज होनी है, कुछ हद तक वो एनर्जी कंजर्व रहेगी और ये एनर्जी रिलीज होगी उस सेल के अंदर जाके जहां एटीपी की जरूरत है, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा और देखिएगा, शायद आप लोगों को इससे ज्यादा बेहतर और अच्छा आंसर मिल जाए। लेकिन कभी भी किसी को आपने दोबारा ये नहीं कहना कि आपके जो डायट्री और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके लिए सेम एंजाइम है और उनकी जो क्लीवेज है उसका मैकेनिज्म सेम है। ये कुछ चीजें अपने पास है ना, इसको दिमाग में बिठाते जाए क्योंकि ये आप लोगों का एसेट है जो आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है। कल को आप अगर जाके इस चीज को डिनाई करोगे तो वो कहेंगे कि आप लोग क्या पढ़ के आए। ओके, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगा, दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड वी ऑल नो कि ये प्रोसेस एक्चुअली म्यूटेज एंजाइम कैटालाइज करता है, ठीक है। सो अब आप लोगों को पता चला कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज होने वाले एंजाइम्स का मैकेनिज्म या उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उनको अच्छी तरह से देख लो कि वो किस किस्म का केमिकल रिएक्शन कैटालाइज कराते हैं, तो आगे काफी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में वही एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। आप लोगों को उनको जो स्क्रीन करना है वो कंपैरेटिवली आसान होगा। दिस इज अ जनरलाइज्ड डायग्राम जो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आते हैं तो वो इस सेंट्रल फ्यूल ऑक्सीडेशन पाथवे में कैसे एंटर होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं, बिकॉज ये हर सेल के अंदर चल रहे होते हैं और हमेशा जो है वो चल रहे होते हैं, बिकॉज किसी ना किसी काम के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। और वैसे भी हमारी बॉडी का जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है, लेकिन जो आपके पास नॉन स्पेसिफिक मोनोसेकेराइड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप ग्लैक्टोज देख सकते हो, लैक्टोज से आपके पास आ रही है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ग्लैक्टोज अवेलेबल है, और अगर फ्रुक्टोज की बात करते हो जो कि सुक्रोज से आ रही है, तो ये किस तरह से एंटर होंगे ये हम वन बाय वन देख चुके हैं। सो ये उसी की एक समरी है जो ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको ये आइडिया दे रही है कि अल्टीमेटली जितने भी आपके पास डाइटरी मोनोसेकेराइड्स हैं वो इस सेंट्रल फ्यूल ऑक्सीडेशन पाथवे में एंटर होंगे और उसके बाद आपके पास जो है वो फाइनली पायरोवेट एंड NADH वगैरह प्रोड्यूस होंगे। नाउ अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं दोबारा पायरोवेट, एथेनॉल और लैक्टेट के ऊपर आऊंगी, ठीक है। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास किस तरह से पायरोवेट प्रोड्यूस होती है या व्हाट आर द नेट आउटकम्स फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस।
अब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली इस पायरोवेट की फेट्स क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ग्लूकोज के केस में पढ़ा था कि ग्लूकोज की सेल के अंदर मल्टीपल फेट्स हैं। पायरोवेट की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट फेट्स जो कि पायरोवेट को अवेलेबल होती हैं। वी ऑल नो कि पायरोवेट एक्चुअली बनेगी ग्लूकोज से और इसके लिए आपको 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं और पायरोवेट के अलावा बाकी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिनको मैं अभी स्किप कर रही हूँ बिकॉज मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सेल के अंदर या सेलुलर एनवायरनमेंट में इस पायरोवेट की क्या फेट्स हैं। सो पहला आपके पास जो यहाँ पे है जो फेट ऑफ पायरोवेट है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कंडीशन में यू हैव एन एंजाइम पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अभी परेशान नहीं होना, इस एक ही कॉम्प्लेक्स को हम इन डिटेल भी स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। इसमें एक्चुअली आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट कर देता है 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स को इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, which is a major fuel for the TCA cycle. TCA cycle में मल्टीपल प्लेसेस पे आपके पास NADH and FADH2 प्रोड्यूस होंगे एंड फाइनली these NADH and FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या चीज बनाएंगे ATP. But this is the fate of pyruvate only in the aerobic conditions. जब सेल के पास ऑक्सीजन की जो है वो अवेलेबिलिटी है। लेकिन जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी हमारे कुछ सेल्स हैं, खासतौर पे मसल सेल्स, वहां तक ऑक्सीजन इतनी एफिशिएंटली नहीं आती। इट मीन्स कि उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, वो कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, आपके जो मसल सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ हद तक कम हो गई है और वहां पे एरोबिक की बजाय एनएरोबिक फ्यूल ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो गया। और अभी अगर आप लोग पीछे वाले पॉइंट को रिमाइंड करें तो मैंने आपसे कहा था कि एनएरोबिक फ्यूल ऑक्सीडेशन में आपका जितना भी NAD+ स्टेम सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे का सारा NADH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस NADH टू रीजनरेट अगेन, सॉरी NAD+ टू रीजनरेट अगेन, ठीक है। बिकॉज अगर इसमें रीजनरेट होना है तो पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा और उसके बाद NAD+ प्रोड्यूस होगा, बट एनारोबिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं। इट मींस कि कंसंट्रेशन ऑफ NADH बढ़ती जाएगी। तो इस केस में पायरोवेट या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है, या फिर पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंजाइम प्रेजेंट है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फेट्स ऑफ द पायरोवेट। सो आज अगर हम अभी इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करें तो हम पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसे सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, उसकी एक एग्जांपल दी थी, कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल्स। इसका मतलब है कि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगी नहीं, उनमें आपके पास बाकी जो 2 फेट्स हैं इनमें से कोई एक पाथवे चलेगा, ठीक है। हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरियल के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। सो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स में आपके पास जो है वो इसमें से कोई एक पाथवे चलेगा, डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंजाइम है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंजाइम है। सो यूजुअली मैमल्स के अंदर जो पायरोवेट की फेट है एनारोबिक कंडीशन में वो क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू द लैक्टेट, और ये जो फेट है ये यूजुअली आपके पास होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि किस तरह से पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होती है और क्या वाकई पायरोवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होगी तो NAD+ रीजनरेट होगा या नहीं, ठीक है। सो इफ वी हैव पायरोवेट, और कितनी पायरोवेट है? 2 पायरोवेट्स है। इसका मतलब है ये दोनों पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पायरोवेट एंड देन सेकंड पायरोवेट, इनके
ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, LDH एंजाइम। अगेन अ डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रोजिनेज की क्या स्पेशलिटी होती है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव कराता है किसी सबस्ट्रेट में और दूसरे के अंदर उसको क्या करवा देता है? इनकार्बोनेट। सो इस केस में ये जो NaDH है, जो NaDH आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको एज अ रिडक्टेंट यूज करेगा, इसको एज अ रिड्यूसिंग ग्रुप यूज करेगा, और यहां से निकलने वाले जो दो हाइड्रोजन एटम्स यानी एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, उसको पायरोवेट में ऐड करवा देगा, यानी पायरोवेट की रिडक्शन होगी और NaDH की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो आपके पास यहाँ पे NaDH प्लस प्रोटॉन कन्वर्ट होगा इनटू NaD प्लस, और आपका जैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी और वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। लाइक एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ऐड हो रही है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड द सेकंड हाइड्रोजन विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस बॉन्ड। सो आपके पास ये जो पायरोवेट है ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो यस, हमने जो चीज कही थी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपके पास एक्चुअली जो है वो NaD प्लस रीजनरेट होता है, ये बात यहाँ पे वाकई हो रही है। सो दिस रिड्यूस प्रोडक्ट इज लैक्टेट, और आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला NaD प्लस दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ मिलकर वर्क करना शुरू करेगा। कितने NaD प्लस प्रोड्यूस होंगे? 2, बिकॉज यू हैव 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, और 2 पायरोवेट 2 लैक्टेट में जब कन्वर्ट होंगे तो आपके पास 2 NaD प्लस बन गए। अगर अब आप एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस की नेट इक्वेशन निकालते हो तो क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NaDH? ग्लाइकोलाइसिस की नेट इक्वेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस जिसमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू दी 2 पायरोवेट, और इसके साथ साथ आपके 2 ATPs बनते हैं और 2 NaDH बनते हैं, यही बताया था ना। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक कंडीशंस में हो रही है तो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स 2 लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP सेल के पास ही रहेंगे, लेकिन जो 2 NaDH यहाँ पे बन रहे हैं ये वापस 2 NaD प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस कि इस केस में आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है उसमें सिर्फ 2 ATPs बन रहे हैं, उसमें NaDH की प्रोडक्शन नहीं हो रही, बिकॉज जितने NaDH बन रहे थे वो बिल्कुल अगले ही स्टेप में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में वापस NaD प्लस में भी कन्वर्ट हो गए। ये एक तरह के सेल के लिए इकोनॉमिकली बुरा नहीं है, क्योंकि यूजुअली एक जो NaDH मॉलिक्यूल है वो 3 ATPs या 2.5 ATPs बनाता है। बिल्कुल, ये सेल के लिए बेशक एक तरह उसकी जो इकोनॉमी है उसमें एक तरह का क्वेश्चन आ गई है, कुछ हद तक उसने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन सर्वाइवल से बढ़ के कोई चीज नहीं। अगर वो सर्वाइव करेगा तो तभी वो उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकता है ना, या ATP बना सकता है। तो इस टाइम पे बेशक उसकी जो है वो NaDH की अमाउंट जो है वो कम हो रही है, या वो अपने एनर्जी स्टेटस को कुछ हद तक कंप्रोमाइज कर रहा है, लेकिन ये कंप्रोमाइज उसके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो यहाँ पे NaD प्लस को रीजनरेट नहीं करेगा तो इस फर्मेंटेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस चले। तो एक तरह से यहाँ पे सेल जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस करा रहा है, लेकिन वो एक्सपेंस किस लिए बर्दाश्त कर रहा है? अपने सर्वाइवल। लास्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं कि जो लैक्टेट यहाँ पे बनता है वो लैक्टेट एक्चुअली वेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लैक्टेट बन गया और ये दोबारा लैक्टेट की फॉर्म में रहेगा। लैक्टेट को तो मेटाबोलाइज करने वाला कोई सिस्टम नहीं है ना हमारे पास। तो आपके जितने भी मसल्स हैं, हम लोग थक जाते हैं जब, तो एक्चुअली हमारे मसल्स के अंदर लैक्टेट जमा होना शुरू हो जाता है ना, लैक्टिक एसिड। सो ये जितना भी लैक्टेट मसल्स के अंदर बनना शुरू होता है, फाइनली ये लैक्टेट लिवर में जाता है और लिवर में जाके वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो सेल ने यहाँ पे जो एक्सपेंस किया था, इसने यहाँ पे जो अपने एनर्जी मॉलिक्यूल को वेस्ट किया था, दोबारा रीजनरेट भी करे।
बिकॉज जो प्रोडक्ट ये बनाता है वो प्रोडक्ट कहीं वेस्ट नहीं होती, वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज दोबारा ग्लाइकोलाइसिस, हाँ जी है टाइम अभी तो ये जो लैक्टेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज वापस ग्लाइकोलाइसिस में जाएगी और दोबारा से उसे एटीपी और एनएडीएच बना के दे देगी। तो इस केस में सेल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो वो एनर्जी दे रहा है मुश्किल टाइम में अपना यहाँ पे कंप्रोमाइज शो कर रहा है, जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तो उसका दोबारा से पे ऑफ भी मिल जाएगा, बिकॉज लैक्टेट दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। और ये किस तरह से होता है इसका एक अलग पाथवे है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि लैक्टिक एसिड या लैक्टेट कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये दोबारा से यूज हो सकती है। तो सेल के लिए एक तरह का फायदा ही है क्योंकि उसने दोनों कंडीशंस को साथ साथ ले लिया। एक तरफ उसने Na++ दी के इस टाइम सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, Na+ रीजनरेट हो जाए, और जो लैक्टेट उसने बचा के रखा था जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी तो वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो उसने दिया था, जो उसने इनपुट दिया था उससे आउटपुट भी वो रिसीव कर ले।